सीएम बशर सिंह धामी ने नियुक्ति के वितरण समारोह में प्रतिभाग सीएम धामी चयनित ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को दिए पत्र। लोकसभा चुनाव में दिग्गजों पर ही दांव खेलने की तैयारी, 6 को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को 6 महीने का सेवा विस्तार, 31 मार्च को हो रही थी सेवानिवृत्त। गेहूं का एमएसपी बढ़ा, अब 2275 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेगी सरकार, 1 अप्रैल से शुरू होगी खरीद। आयुष्मान योजना में कैंसर रोगियों के लिए 1.66 करोड़ रुपए खर्च, लोगों को मिल रहा मुफ्त इलाज। मौसम बदलते ही बढ़ा वायरल का खतरा, अस्पतालों में बढ़ी वायरल के मरीजों की संख्या, एक्सपर्ट ने कहा इम्यूनिटी को रखे मजबूत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शशि शुक्ला। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर चुनाव को लेकर भाजपा की बैठक जारी। 2024 के संकल्प पत्र को लेकर महत्वपूर्ण बैठक, 21 प्रकोष्ठों के संयोजक के साथ ही बैठक संकल्प पत्र बनाने को लेकर जनता से मांगेंगे सुझाव। प्रदेश अध्यक्ष मयंक भट्ट की अध्यक्षता में हो रही बैठक, भाजपा प्रदेश कार्यालय में हो रही है महत्वपूर्ण बैठक। संकल्प पत्र बनाने को लेकर जनता से मांगे सुझाव। प्रदेश अध्यक्ष मयंक भट्ट की अध्यक्षता में हो रही बैठक। लक्सर से खबर, जहां पर मौसम विभाग की चेतावनी हुई सटीक। आपको बता दें कि लक्सर व देहात क्षेत्र में बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से गेहूं और सरसों की फसलें हुई तबाह। बारिश का गन्ने की बुआई पर पड़ेगा बुरा प्रभाव। मुख्यमंत्री धामी ने देहरादून में संस्कृति विभाग के प्रेक्षागृह में मिशन सिलक्यारा नाटक का अवलोकन किया है। मदन मोहन सती की मूल कृति नायक से जननायक पर आधारित मिशन सिलक्यारा नाटक के माध्यम से सिलक्यारा के श्रमिकों के संघर्ष को संजीदगी के साथ प्रस्तुत किया गया है। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर सुमन रावत को इस नाटक के आलेख, परिकल्पना एवं निर्देशन के लिए बधाई देते हुए कहा कि यह नाटक निश्चित रूप से मानवीय अनुभवों को समझने में भी मददगार होगा। और सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सम्मेलन में शामिल हुए हैं। क्या कुछ कहना है, सुन लेते हैं। पाँच साल के पूछूंगा क्या किया है, वरना तो दूसरे को ले आऊंगा। ये लेबर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जी।
ये भागी धरती से विशेष प्रकार का प्रेम भी मेरा है और काल के प्रवाह में केवल मैं नहीं, हम में से कोई भी निकला हुआ गोपाल, जिसका गोपाल कृष्ण से संबंध आता है, वो अपनी पहचान किसी को बोले बिना बताए उसकी पहचान अपने आप बन जाती। ये भगवान कृष्ण का आशीर्वाद भी है। और ये तो हम अगर भगवान कृष्ण के जीवन काल से देखें और सीखें तो भी ध्यान में आ जाएगा। एक ऐसा बालक जिसके पैदा होने के पहले जिनके 7-7 भाई बहनों को अपने प्राण की कुर्बानी देना पड़े, उनका उत्सर्ग करना पड़े, कितना कठिन होगा ये मैं जो बोल रहा हूं। एक ऐसे बालक जिनके पैदा होने के पहले मां बाप को जेल जाना पड़े, वसुदेव देवकी महाराज को जेल के अंदर 20 साल निकालना पड़े, कितना कठिन काल होगा। लेकिन और जिनके लिए बच्चा पैदा होने के तुरंत बाद लोग उसको हवा नहीं लग जाए इस डर के मारे छिपा के रखते हैं, लेकिन जिस बच्चे को पैदा होते उफनती जमुना जी में जाना पड़े और जो अपनी मां का, सगी मां का तो दूध भी नहीं पी सके, कितना कष्ट होगा उसकी मां को भी, और उस बालक का कितना बड़ा एक तरह से परीक्षा का समय होगा। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे पूरे देश और देश तो क्या पूरी सनातन संस्कृति, इसी कारण से तो भगवान राम और भगवान कृष्ण की संस्कृति मानी जाती है कि दुनिया की कितनी चुनौतियां हो, कितने ही कष्ट हो, हमारी सनातन संस्कृति ना झुकी है ना झुकेगी, ये हमें इस बात का गर्व है। भगवान राम का जीवन, पूरा का पूरा जीवन मर्यादा के अंदर रहने का है। ये आज नहीं 17 लाख साल पहले से भगवान राम का प्रादुर्भाव लगभग 17 लाख साल पहले माना गया है। लेकिन 17 लाख साल के बाद भी 5000 साल पहले भगवान कृष्ण का जो जन्म हुआ, तो जिनने मर्यादा तोड़ी उनको मर्यादा सिखाने का काम अगर किसी ने किया है, हमको गर्व है, वो गोपाल कृष्ण भगवान है। जिनने अच्छे अच्छे को ठिकाने लगा दिया, जिनके रोम रोम में धर्म समाया हुआ है, जो धर्म के अनुसार चलने के लिए मर्यादा में लोगों को रखना जानते हैं, जिनको कोई किसी प्रकार के भय नहीं, बड़ी से बड़ी चुनौतियां, बड़ी से बड़ी ताकतें, बड़ी से बड़ी सत्ताएं जिनके आगे बोनी लगती है, जिनके आगे छोटी लगती है, हमें इस बात का गर्व है। हां, हम उस वंश के हैं जहां हम अपने श्री कृष्ण से हमारा संबंध जोड़ते हैं। और आप कल्पना तो करिए कितने प्रकार से भगवान की परीक्षा हुई, लेकिन कोई एक परीक्षा में भगवान कमजोर हुए क्या? 11 साल की उम्र में कंस का नाश कर देते, लेकिन उसके बाद भी समाज के लिए शिक्षा का महत्व क्या है, यह हमको सीखने वाली बात है। भगवान आते तो वृंदावन गोकुल से हैं, उनकी उस समय तक शिक्षा दीक्षा नहीं हुई, लेकिन समाज में आज भी हम सबको इस बात का महत्व रखना है कि हमारे घर में शिक्षा होना चाहिए। यादव समाज की ओर से किया गया है आयोजन, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को आप सुन रहे थे। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव कर रहे हैं सभा को संबोधित। राजधानी में यादव महाकुंभ का आयोजन, लखनऊ से खबर। यादव समाज की ओर से किया गया है आयोजन। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव कर रहे संबोधित। राजधानी में यादव महाकुंभ का आयोजन। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव कर रहे संबोधित।
और रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। कोटद्वार क्षेत्र की जनता को बाबर से जोड़ने वाले मालन नदी के पुल का आज विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूरी ने भूमि पूजन कर शिलान्यास किया है। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे हैं। आपको बता दें कि बीते साल बरसात के समय मालन नदी के पुल का बीच का हिस्सा पानी के तेज बहाव के चलते ढह गया, जिसके निर्माण को लेकर विधानसभा अध्यक्ष लगातार प्रयास कर रही थी, जो कि जल्द ही बनने जा रही है। स्थानीय लोगों ने भी विधानसभा अध्यक्ष का आभार जताते हुए फूलों की माला से स्वागत किया। यह पुल करीब 26 करोड़ 65 लाख की लागत से बनेगा, जिसमें करीब 12 पिलर बनाए जाएंगे। आज कोटद्वार विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती ऋतुभूषण खंडूरी जी के अथक प्रयास से 27 करोड़ का जो मालन पुल पुनः दोबारा निर्माण होने जा रहा है, बड़ी खुशी की बात है भावर की जनता के लिए, जो कि बहुत परेशानी में थे और जो यहाँ पे उद्योग थे वो भी खत्म होते जा रहे थे। आज इस पुल के कारण उद्योग हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे आम पब्लिक हो, सबको उसका बहुत लाभ मिलेगा। जैसा कहना था, लेकिन चलिए देर आए पर दुरुस्त जरूर आए। सबसे पहले मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत ही त्वरित तरीके से इसको करने का प्रयास किया और बहुत सिस्टम से हमने किया है। इसीलिए मैं कह रही हूँ भले हम देर आए पर बहुत दुरुस्त आए हैं, क्योंकि हमने IIT से इसकी वेटिंग कराई, उस पर काफी समय लगाया, सॉइल टेस्टिंग कराई, उसके बाद 26 करोड़ से ऊपर का बजट आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। खबर विकासनगर से, जहां देर शाम से रुक रुक कर हो रही बरसात के कारण पहाड़ से लेकर मैदान तक जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिसके चलते मैदानी क्षेत्रों में ठंड के कारण ठिठुरन बढ़ गई है। पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी और ओलावृष्टि होने से मौसम के मिजाज बदले हुए हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि जो अनुसार बाबर क्षेत्र में हुई बरसात के कारण करीब आधा दर्जन मोटर मार्ग पहाड़ी मलबा आने से अवरुद्ध हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना जौनसार बाबर की लाइफलाइन कहे जाने वाले कासी चक्राता मोटर मार्ग पर सैया से पहले झजरेट क्षेत्र में बरसात के कारण मलबा आने से मुख्य मार्ग बाधित हो गया। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारी लगातार जारी है। बता दें कि उत्तराखंड की 5 में से 3 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा देर शाम हो चुकी है, जिसके बाद अब बीजेपी द्वारा आम जनता से संपर्क अभियान को बृहद स्तर पर करने का काम किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 4 और 5 तारीख को हरिद्वार लोकसभा में लाभार्थी सम्मेलन के 2 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कार्यक्रम में वह खुद मौजूद रहेंगे और दूसरे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी शिरकत करेंगे। क्योंकि व्यस्तता के कारण 2 तारीख का कार्यक्रम स्थगित हुआ है। इसके अलावा 4-5 तारीख को मार्च मेरा और माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रवास अभी 2 दिन का बना है। लाभार्थी सम्मान समारोह हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा कुछ चुनिंदा लाभार्थियों को हम लोग सम्मानित करने का कार्यक्रम करेंगे। 4 तारीख को हमारा संगठनात्मक जिला है। नैनीताल के समीपवर्ती गांव तल्लाबगढ़ से कल शाम से खेत में काम करने गई लापता 22 वर्षीय युवती को नैनीताल पुलिस ने देर शाम नैनीताल के एक गेस्ट हाउस से सकुशल बरामद किया है। खेत में काम करने गई युवती को गुलदार के हमले में उठा ले जाने की आशंका के बाद से शुक्रवार देर रात और शनिवार शाम तक राजस्व पुलिस, SDRF, वन विभाग की टीम के साथ मिलकर स्थानीय लोग दिन भर जंगलों की खाक छानते रहे। घर से गायब हुई युवती ने खुद ही अपने को गुलदार द्वारा जानलेवा हमले की कहानी रचकर लोगों को गुमराह करने के इरादे से उसे अपनी चप्पलें, मोबाइल कवर पहने हुए कपड़ों को फाड़कर खेत से 100 मीटर दूर जंगल जाने वाले रास्ते में फेंक दिया था और युवक के साथ नैनीताल होटल में रहने के लिए आ गई थी। सूचना पर नैनीताल पहुंची युवती के परिजनों ने युवती को अगवा करने की बात कहकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है, जबकि मामले में SDM प्रमोद कुमार का कहना है कि युवती का मोबाइल न मिलने पर उसे भी ट्रेस किया गया। सामने आ रही है ये पूरा किडनैपिंग का मामला है ये, और ऐसी खबर मिली है हमें कि वहाँ पर 2 लड़के आए, उन्होंने उसको ज़बरदस्ती उठाया और वहाँ से नीचे ले गए और वहाँ पर उसके कपड़े फाड़े और वहाँ पर बिखेरे और उसके बाद वो फिर तिरछा लेके फिर ऊपर ले गए। कोई छोटी गाड़ी आई थी ऊपर, फिर उसमें बैठा के वो इधर को पूर्व दिशा को आए हो। तो इसके ऊपर किडनैपिंग का मामला होना चाहिए, गैंगस्टर लगनी चाहिए। और इसमें कितने इन्वॉल्व हैं लड़के, किन किन की साजिश है। देखिए, कल शाम को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि बगड़ तल्ला में एक युवती को एक जंगली जानवर उठा के ले गया है। तो उसके एवज में फॉरेस्ट विभाग को सूचित किया गया। फॉरेस्ट विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई और साथ ही हमारे राजस्व टीम से तहसीलदार और कानूनगो पटवारी सभी लोग मौके पर पहुंच गए थे। फिर आज जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन पर हम लोगों ने फिर
यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम को भी मौके को रवाना किया था, ताकि एसडीआरएफ टीम भी मौके पर पहुँचकर सर्चिंग अभियान को चलाए। तो इस प्रकार फॉरेस्ट और आप लोग सब लोग कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर हम दूसरे एंगल पे विचार किया जा रहा था कि उसका मोबाइल चूँकि मिल नहीं रहा था, तो उसका मोबाइल नंबर लेकर के उसमें एसएसपी सर को हमने यहाँ से लेटर ही भेजा और जिलाधिकारी महोदय को सूचित भी किया। वहाँ से दूरभाष से बताया भी गया कि इनका हम नंबर से ट्रेस करके इसकी सूचनाएं कलेक्ट करते हैं कि लोकेशन वगैरह कहाँ प्राप्त होगी। और उसमें एसओ मल्लितार और एसएचओ तलितार दोनों से भी संपर्क स्थापित किया गया। उसके पश्चात फिर लोकेशन ट्रेस आउट करने के बाद उसके बाद इनको अभी शाम को यहाँ पर पकड़ा गया है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं। चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों की ओर से विकास के दावे और वादे भी जनता से किए जा रहे हैं, लेकिन प्रदेश की जनता बार बार किए जा रहे वादों से परेशान होकर अब लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का मन बना चुकी है, जिससे सत्ताधारी दल की टेंशन बढ़ गई है। आपको बता दें कि डोईवाला विधानसभा के सनगांव में सड़क नहीं होने से ग्रामीण परेशान है। ऐसे में ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है। साथ ही गांव में बोर्ड लगाकर नेताओं से वोट मांगने अपने गांव न आने की भी अपील की है। ग्रामीणों के ऐसे ऐलान के बाद आनंद फानन में अधिकारी ग्रामीणों के पास पहुंचे, उन्हें समझाया, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े हैं। ग्रामीणों की ओर से चुनाव बहिष्कार के पीछे की बड़ी वजह यह है कि ग्रामीण बीते लंबे समय से पक्की सड़क की मांग कर रहे हैं। साल 2017 में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी सड़क बनाने की घोषणा की थी, मगर अभी तक ग्रामीणों को पक्की सड़क की सौगात नहीं मिली। देखिए रिपोर्ट। रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड भाजपा की टेंशन ग्रामीणों के चुनाव बहिष्कार ने बढ़ा दी है। दरअसल डोईवाला विधानसभा के सनगांव में सड़क नहीं होने से ग्रामीण परेशान हैं। ऐसे में ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है। साथ ही गांव में बोर्ड लगातार नेताओं से वोट मांगने व गांव में न आने की अपील भी की जा रही है। ग्रामीणों के इस ऐलान के बाद आनंद फानन में अधिकारी ग्रामीणों के पास पहुंचे और उन्हें समझाया, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े हैं। ग्रामीणों की ओर से चुनाव बहिष्कार के पीछे की बड़ी वजह यह है कि ग्रामीण बीते लंबे समय से पक्की सड़क की मांग कर रहे हैं। साल 2017 में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी सड़क बनाने की घोषणा की थी, मगर अभी तक ग्रामीणों को पक्की सड़क की सौगात नहीं मिल पाई है। अब सनगांव के ग्रामीणों ने अपने गांव की सीमा पर सड़क नहीं तो वोट नहीं और लोकसभा चुनाव 2024 के पूर्ण बहिष्कार का बैनर लगा दिया है। हमारा बहिष्कार तो अभी चलता रहेगा, लेकिन अब जो अधिकारी आए थे उन्होंने कहा कि भारत सरकार तक अगर हमारी फाइल पहुंची हुई है, वो हमें बता रहे कि आप अपना अधिकार दें, जो मतदान हमारा अधिकार है उसको दें। लेकिन जब तक हमारी इस समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक हम लोगों ने निश्चित किया है कि हम लोग वोट नहीं देंगे। हमें जब तक पक्का लेटर में या तो किसी चीज मतलब हमें होना चाहिए कि हाँ हमारी सड़क बनेगी तभी हम वोट देंगे, वरना वोट नहीं देंगे। और उसी जिले में हम लोग बसते हैं। पूरे भारतवर्ष के लोग तो देहरादून में बसते हैं और उन्हीं के निकटवर्ती क्षेत्र में हमारा गांव सनगांव स्थित है। और आज तक 75 वर्ष आज़ादी के हो गए, हम आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, जिस कारण यहाँ के लोग अधिकतर पलायन भी कर चुके हैं। मजबूरी बस कुछ लोग गरीब तबके के हैं जो कहीं जा नहीं सकते, उनका जीवन अंधकारमय हो चुका है। हम लोग आए हैं सरकार की तरफ से यहाँ पर और अभी इनको हमने अवगत कराया कि राज्य सरकार की तरफ से प्रकरण भारत सरकार को सैद्धांतिक स्वीकृति के लिए भेजा गया है। अब वहाँ से जैसे स्वीकृति आएगी स्टेट गवर्नमेंट से आगे की कार्रवाई की जाएगी और इनसे हम लोगों ने अनुरोध किया है कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग करिए। मताधिकार आपका ड्यूटी और राइट दोनों है और उसके माध्यम से आप संतोष व्यक्त करते हैं तो उसका प्रयोग जरूर करिए। आपको बता दें कि राज्य को बने 23 साल से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन आज भी पहाड़ वासियों को मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बेहतर सड़क, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में पहाड़ों से पलायन लगातार जारी है। पलायन आयोग की रिपोर्ट की माने तो उत्तराखंड में हर रोज औसतन 230 लोग पहाड़ से पलायन कर रहे हैं,
जबकि 2018 से पहले तक ये आंकड़ा 138 था। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में वर्ष 2008 से 2018 के बीच कुल 5,02,717 लोगों ने पलायन किया, जबकि पलायन आयोग के गठन के बाद 2018 से 2022 के बीच बीते 4 वर्षों में ही ये आंकड़ा 3,35,841 पहुंच गया है। बेहतर सड़क, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में पहाड़ों से पलायन लगातार जारी है। वहीं राज्य में सड़क के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। विकास के बड़े बड़े दावे भाजपा सरकार उत्तराखंड में कर रही है और राजधानी से बहुत कम दूरी पर सनगांव है, वहाँ के लोगों की समस्या अगर सरकार नहीं समझ पा रही है, अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं कर पा रही है, तो लोकतंत्र में जनता के पास विरोध का अपना तरीका है। निश्चित तौर पर वो विरोध दर्ज कराएंगे, लेकिन प्रशासन को और प्रदेश सरकार को सनगांव के लोगों की समस्या को गंभीरता से लेना चाहिए। और वहाँ अगर आज तक मूलभूत सुविधाओं नहीं पहुँची हैं उनके पास, तो ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जब मुख्यमंत्री थे तब भी जो है ये गांव चर्चा में आया था, तब भी वहाँ के लोग जो है अपनी विकास की मांग को लेकर के सरकार के दरवाजे पर पहुँचे थे। लेकिन उसके बाद भी अगर सरकार सनगांव के लोगों की, और ऐसे ही कई गांव हैं उत्तराखंड में जहाँ की जनता अपनी समस्याओं के समाधान की मांग लगातार सरकार से कर रही है, लेकिन आज तक जो है विकास की किरण उन लोगों तक क्यों नहीं पहुँच रही है, ये बहुत चिंता की बात है। देखिए, किसी भी चुनाव में मतदान का बहुत बड़ा महत्व होता है और मतदान का बहिष्कार करना कोई किसी भी काम का विकल्प नहीं है। सरकार हर गांव में रोड पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है और हमारी केंद्र सरकार के द्वारा, प्रदेश सरकार के द्वारा प्रत्येक गांव में रोड पहुंचाने का कार्य चल रहा है। पहुंची है, लेकिन जल्दी ही उस गांव में भी रोड जाएगी। लेकिन मेरा अनुरोध ये रहेगा वहाँ के सभी ग्रामीणों से कि मतदान का विरोध करना कोई विकल्प नहीं है, अपने मतदान का प्रयोग करना चाहिए और अच्छी सरकार को चुनना चाहिए। कुल मिलाकर एक तरफ जहां चुनाव आयोग लोगों से अधिक मतदान की अपील कर रहा है, तो दूसरी ओर ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं के लिए चुनाव बहिष्कार का फैसला लेना पड़ रहा है। सवाल ये है कि डबल इंजन की रफ्तार से विकास का दावा करने वाली भाजपा आखिर सनगांव के ग्रामीणों की सड़क निर्माण की मांग पूरी क्यों नहीं कर रही है? क्या ग्रामीणों का चुनाव बहिष्कार भाजपा के लिए चुनाव से पहले खतरे की घंटी है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।